सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयम पॉडकास्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर हम लोग समाचारों में, अखबारों में या टीवी चैनलों के आसपास हर जगह हम अपने जो भी हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, उन सब के सवालों ज़हन पर एक नाम हमेशा रहता है, जिसका नाम है पर्यावरण। असल में पर्यावरण तो जैसे हम सभी लोग नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हैं, या कहें उसकी जो मूल अवधारणा है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं या उसकी समझ हमें कम होती है। अगर आप एक गांव के व्यक्ति से पूछें, गांव के व्यक्ति यानी कि कोई ऐसा पर्सन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी काल्पनिक कैरेक्टर लेते हैं। मान लीजिए गांव में एक भुदई नाम के एक व्यक्ति हैं, से पूछें कि आप पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनका जवाब यही होगा कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, या वायु खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सही तरीके से हमें जो पानी मिलना चाहिए था, आज उस पानी की जो गुणवत्ता है उसमें कमी देखने को मिल रही है। इस प्रकार से वो जो है पर्यावरण को डिफाइन करते हैं। वहीं अगर आप एक जनजातीय क्षेत्र में चले जाएं और वहाँ के लोगों से पूछें, तो वो जहाँ तक है वो बताएंगे कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे जो जंगल हैं, आज उनसे कई सारे चीज़ें जो हैं हमसे बगैर पूछे या बगैर अनुमति लिए हमारे जो संसाधन हैं उनका दोहन हो रहा है, और उनका लाभ हमें जो है न्यायोचित रूप में नहीं मिल रहा है। तो शायद उनके लिए पर्यावरण से जुड़ी समस्या कुछ और है। वही अगर आप एक शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्ति से पूछें, तो क्या पर्यावरण के संदर्भ में उनके विचार हैं, तो वो यही कहेगा कि आज स्लम्स एरिया बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण कंजेस्टेड पॉपुलेशन जिस तरीके से शहरों में बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस शहर में आबादी के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वहाँ पर कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लोगों के रहवास छोटे हो रहे हैं। सघनता के कारण जो संसाधन हैं उनका जो मैक्सिमम उपयोग है वो हद से ज़्यादा हो चुका है। अब ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन हो, परिवहन की सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं, उनमें जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे ये संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास जिस तरीके से हो रहा है, इन सब ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित किया है। तो आज हम इसी पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है या हमारे आसपास जो भी है, वो सभी का सभी पर्यावरण में सम्मिलित है। लेकिन चूँकि मानव पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है, या कहें हम ही एक प्रकार से इस पर्यावरण को किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, इसका सर्वप्रमुख कारण हम हैं। तो प्रकृति के आसपास जो भी मौजूद तत्व हैं, उसमें मानव की एक महत्वपूर्ण भूमिका निकल के आती है। तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो आसपास का चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमसे और हमारे प्रकृति से निर्मित हुआ है। तो प्रकृति के रूप में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्रकृति ने हमें जो है एक जीवन की मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत दशाएं उत्पन्न करके हमें नेचर ने दिया है। तो एनवायरनमेंट हमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो हमें प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे में पर्यावरण में न केवल जिनमें जीवन संभव है ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है, बल्कि जो
भौतिक तत्व हैं जिनमें कि जीवन नहीं पाया जाता है, इन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो ऐसे तत्वों का भी पर्यावरण में समावेश होता है। जल, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े ओशन, तो ये जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो सभी के सभी हमारे फिजिकल कंपोनेंट का हिस्सा है। टेम्परेचर यानी कि तापमान, वर्षा ऋतुएं, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे ये भौतिक जगत का एक हिस्सा कह सकते हैं। इन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट में इन्हीं जो जीवित जीव हैं और जो अजैविक तत्व हैं, इन दोनों में अंतर संबंध देखने को मिलता है और यही हमारा अंतर संबंध हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। तो ऐसे में पर्यावरण में जो मनुष्य है वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु अगर हम उससे पहले ये जानने का प्रयास करें, पर्यावरण शब्द जो है इसके दो निहितार्थ हैं। एक जो कि प्रकृति ने बनाया हुआ पर्यावरण है और दूसरा जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिसे हम कहते हैं मानव पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो अगर प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो हमने जैसे बताया आपको कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हो। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें हम क्या देख, हमें पानी, हमारी जो भूमि है या हमारे आसपास जो मौजूद वायु है, एटमॉस्फेयर, तो ये तीन चीज़ें जो है बेसिकली पाई जाती हैं हमारे नेचर में। अगर हम बात करें भूमि की तो कठोर परत हमें देखने को मिलती है हमारे चारों ओर, है ना, जो कि मिट्टी और कई सारे चट्टानों से निर्मित होती है, ये हमारी जो भूमि है। तो ऐसे में कई सारे लैंडफॉर्म्स हमें भूमि पर देखने को मिलते हैं। इसे हम भूमि के लैंडफॉर्म्स को या हम कहें भूमि के इस रूप को जिसमें हम लोग निवास करते हैं, इसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। वहीं अगर हम ऐसे इलाके की बात करें जहाँ पर पानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसे हम लोग जो है हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी में मौजूद जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सभी का जो समन्वय है यानी कि जो डोमेन ऑफ वाटर है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इस हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज़, रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सी, ये सभी के सभी और इनके अंदर जो भी जीव जंतु हैं, छोटे छोटे मछलियाँ, बड़ी बड़ी से बड़ी मछलियाँ, छोटे छोटे प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, ये सभी के सभी जो है इस डोमेन के अंतर्गत आते हैं। और हमारे आसपास मौजूद बहुत सारी वायु की परतें हैं, कई सारी गैसेस भी हैं, तो जो कि हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए हैं, यानी कि एक परत बनाए हुए हैं एटमॉस्फेयर की। ये भी देखो प्रकृति का एक कितना बढ़िया उदाहरण है, या कहें प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड की है कि अगर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसी प्रकार से नाइट्रोजन, कार्बन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। साथ ही साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस या जो कहें सूर्य से निकलने वाली कई सारी हार्मफुल किरणों को, यूवी रेज जिन्हें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनसे हमें प्रोटेक्ट कराता है एटमॉस्फेयर हमारा। लेकिन अगर हम इन तीनों चीज़ों को आपस में मिला दें, हमारा लिथोस्फीयर, हमारा हाइड्रोस्फीयर, हमारा एटमॉस्फेयर, अगर हम इन तीनों को ही मिला दें तो जो हमारा फाइनल जो एक एमलगमेशन जिसे हम कहते हैं, तो जो मिक्सचर निकल के आता है वो हमारे जीवन का निर्माण करता है। और इस नए निर्मित जीवन के हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है कि जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो, ऐसा माहौल क्रिएट हो, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के सम्मिश्रण से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें कि जीवन की उत्पत्ति की दशाएं सम्मिलित होती हैं, वह हमारा जैव मंडल कहलाता है। हालांकि ये जो जैव मंडल है वो काफ़ी नैरो जोन है इन कंपैरिजन। अगर हम देखें बाकी हमारे
स्पेयर्स से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये ना हो तो फिर जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट नहीं होगा। इस जोन के निर्मित ना होने से फोटोसिंथेसिस जैसी क्रिया जो है सफल नहीं हो पाती और फिर प्लांट का फॉर्मेशंस, धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, फिर ऐसे जो है चेन रिएक्शन जो है बनती जाती है और जीवों का निर्माण होता है, जो उनकी उत्पत्ति होने लगती। तो ये तो है कि हम लोगों ने समझा कि नेचुरल एनवायरनमेंट का ये अभिन्न हिस्सा है और हमने उसके कंपोनेंट भी जाने। लेकिन जब जीव एक जगह पर रहने लगता है तब ऐसे में वह अपने आसपास के चीज़ों से भी प्रभावित होता है, चाहे वो स्थलाकृतियाँ हों या फिर उच्चावच की स्थलाकृतियाँ हों। जैसे कि अगर हम माने कि अगर हम ठंडे इलाकों में जाएं, यानी कि बर्फीले जगहों पर जाएं, जैसे कि हम साइबेरिया की बात करें, है ना, या अलास्का जैसे ठंडे क्षेत्रों में जाएं, या अगर हम और ऊपर जाएं तो आर्कटिक क्षेत्र पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम साउथ पोल जाएं तो अंटार्कटिका क्षेत्र है, तो वहाँ पर रहने की दशाएं एकदम विपरीत हो जाती हैं। मनुष्य के लिए अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा दुर्गम हो जाता है ऐसे क्षेत्रों में। हालांकि कुछ पेड़ पौधे, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ विभिन्न प्रकार के जीव भी ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनकी जो अनुकूलनशीलता है, उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है, वो जो है कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है ऐसे लोगों से जो कि गर्म क्षेत्रों में निवास कर रहे होते हैं। तो कहा जा सकता है कि जीवों के आसपास मौजूद ऐसा परिवेश जिसमें कि कई सारे जीव मिलकर आपस में अंतर संबंध इंटरेक्शन कर सकें और साथ ही साथ उस अंतर संबंध में और कुछ भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उनके रहने की दशाएं प्रभावित हों, तो ये हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगा। इसे ही हम लोग हिंदी में पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र जैसी दशाएं कहीं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। पारितंत्र एक बड़ा सा वर्षा वन क्षेत्र है, वहाँ भी विकसित हो सकता है। एक ग्रास लैंड है या घास भूमि जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। अगर हम मरुस्थल की बात करें, डेजर्ट की बात करें, तो वहाँ भी छोटे छोटे आपको कई सारे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जीव जो हैं देखने को मिलेंगे जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस, वहाँ की जो हार्श कंडीशंस होती हैं, उनको जो है अडेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर लेते हैं। तो वहाँ भी एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, पॉन्ड्स में अलग टाइप के जो है इकोसिस्टम नज़र आते हैं। तो कह सकते हैं हम कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी कि आसपास के सराउंडिंग्स से क्या है, प्रभावित होते हैं। इसके कारण उनके मध्य में एक अंतर संबंध स्थापित होता है, जिससे कि वो अपने सराउंडिंग्स से और साथ ही साथ एक दूसरे जीवों से इंटरेक्ट करते हैं, है ना। धीरे धीरे उनमें रिलेशन डेवलप होता है और धीरे धीरे इकोसिस्टम बनता है। तो ये तो बात थी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट की। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ह्यूमन भी एक मेजर फैक्टर है, एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। तब ऐसे में हम लोगों को जो दूसरा आयाम है, जिसे हमने नाम दिया था ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसकी भी हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन का धीरे धीरे हम देखते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हम लोग आदिम स्थिति से धीरे धीरे विकसित हुए हैं और वर्तमान में पहुँचे हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में हमने कई सारी चीज़ों को खोजा, कई सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया। धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ीं, उसी के तर्ज पर हम लोगों ने नेचर से, प्रकृति से संसाधनों का उपयोग करना चालू किया और धीरे धीरे हम लोग संसाधनों का दोहन करने लगे। अपनी इच्छा अनुरूप जो है पर्यावरण को मॉडिफाई करने लगे
तो ऐसे में अगर हम शुरुआत से देखें तो जो अर्ली ह्यूमन था, यानी कि आदिम जो मानव था, वो सर्वप्रथम प्रकृति से घिरा हुआ था, है ना। नेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। धीरे धीरे उसने नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में समन्वय स्थापित किया और एक सिंपल लाइफ वो धीरे धीरे जीने लगा। जो भी उससे भूख लगती, प्यास लगती, तो फिर वो जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है, खाना, शिकार करना, ये सब जो है धीरे धीरे वो प्रकृति, नेचर से अडेप्ट करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे उसकी आकांक्षाएं बढ़ी, उसकी नीड बढ़ी, तो उसने फसल उगाना शुरू किया, है ना। हम देखते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करना चालू किया। इसी के साथ साथ उसने पशुओं को पालना शुरू किया। जब पशुओं को पालना और खेती करना शुरू किया तो जो भी अनाज वो प्रोड्यूस करने लगा तो वो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, है ना। तब ऐसे में उसने जो है एक सेटल्ड लाइफ बितानी शुरू कर दी। जब मनुष्य एक स्थायी निवास धीरे धीरे करना शुरू किया तो ऐसे में उसने कई सारे चीज़ों का इजाद करना भी शुरू किया। ऐसे में ही उसने आग का आविष्कार किया। आग जलानी उसने सीख ली, तो कच्चा माल अब वो पका कर खाने लगा। उसी प्रकार से उसने पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो जो है अब सामान को जो है, या सरप्लस प्रोडक्शन जो है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगा। उसी प्रकार से हम देखें तो धीरे धीरे जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होने लगा, तो एक दूसरे लोगों की जो नीड्स थी, आवश्यकताएं थीं, उनके लिए, मान लीजिए अगर किसी को अनाज की आवश्यकता है या किस दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे उत्पाद की आवश्यकता है, तो ऐसे में एक दूसरे के मध्य एक्सचेंज शुरू होने लगा, है ना। तो इसी को हम लोग धीरे धीरे बार्टर सिस्टम कहने लगे, विनिमय की पद्धति जिसे हम कहते हैं। तो विनिमय के माध्यम से जो है एक्सचेंज होने लगा उत्पादों का। तो धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे टाउन्स बनने लगे, है ना। लोग रहने लगे, स्थायी बस्तियां जैसे बसनी शुरू हुई, और एक इलाके पर, एक छोटे से दूर इलाके में ये लोग धीरे धीरे से हम लोग ट्रेड करने लगे, है ना। ये जो बार्टर सिस्टम है, हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे। तो जब व्यापार शुरू हुआ तो व्यापार से धीरे धीरे जो है वाणिज्य शुरू हुआ। अब देखिए, कॉमर्स और ट्रेड में अंतर होता है। अगर आप ट्रेड की बात करते हैं तो उसमें जो है कोई भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है तो उससे संबंधित होता है हमारा व्यापार। लेकिन जब वही व्यापार वाणिज्य में बदलता है, उस व्यापार के शुरुआती चरण से, यानी कि उसके उत्पादन से उसके अंतिम उपभोक्ता तक, जब तक वो वस्तु पहुंच नहीं जाती है, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जितना भी जो भी कंपोनेंट उसमें लगे, चाहे वो उसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हो, चाहे वो स्टोरेज की प्रक्रिया हो, चाहे वो होलसेल की प्रक्रिया हो, तो ये सभी की सभी प्रक्रियाएं जो हैं वाणिज्य का हिस्सा होने लगी। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ा और वाणिज्य जैसी सुविधाएं विकसित हुई, तो मनुष्य जो है और ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करने लगा। समय के साथ जब उसमें ये सारी चीज़ें विकसित होने लगी, तो एक समय ऐसा आया कि मनुष्य जो है छोटी छोटी मशीनों का इन्वेंशन करने लगा, है ना। तो हम एक पीक टाइम पे अगर हम देखें, पीक टाइम की बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ धीरे धीरे शुरू हुआ। जो मनुष्य जो है हाथों से जो प्रोडक्शन करता था, अब मशीनें उस प्रोडक्शन को कई गुना तक बढ़ा चुकी थी। तो इस फेज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़ कहा जाता है, जहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, अधिक मात्रा में उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो जब अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं उनको भी फास्टर होना पड़ेगा। और अगर
ये जो यातायात संबंधित सुविधाएं हैं इन्हें फास्टर बनाना है तो इनके लिए इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लाना होगा, है ना। संचार प्रौद्योगिकी से इन्हें जोड़ना होगा ताकि चीज़ें और जल्दी जल्दी सुविधाजनक हो पाएँ, फास्टर हो पाएँ। तो ऐसे में धीरे धीरे एक संचार क्रांति डेवलप होगी और मनुष्य जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश करने लगा। तो ऐसे में धीरे धीरे उसकी ग्रीड्स, उसकी महत्वाकांक्षाएँ आज वर्तमान में इस तरीके से बढ़ गई हैं कि उसने संसाधनों का दोहन भी किया है, उस दोहन से संसाधन का मॉडिफिकेशन करके उसने अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनको ढाला भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि क्या ये जो मॉडिफिकेशन है, ये जो रूपांतरण है पर्यावरण का, हम लोगों ने अपनी नीड्स को जिस तरीके से फुलफिलमेंट किया है, क्या कहीं ना कहीं इस नीड के फुलफिलमेंट में हम लोगों ने पर्यावरण के उस जो बैलेंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया है? तो ये सवाल आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो जब धीरे धीरे मनुष्य को ये लगा जिस प्रकार से जो संसाधनों का दोहन है उसने कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तब ऐसे में मनुष्य की चेतना में पर्यावरण के संरक्षण संबंधी ये जो विचार हैं वो पनपने चालू हुए। तो 1980-90 के दशक में हम लोगों को एक व्यापक संदर्भ में पर्यावरण चेतना का एक विस्तार देखने को मिलता है। एक प्रकार से इनिशिएटिव सभी विश्व के देशों के द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक कन्वेंशन गठित किया गया था जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। तो वहाँ से धीरे धीरे पर्यावरण चेतना को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। इन सब की चर्चाएं हम लोग आगे के लेक्चर्स में धीरे धीरे करेंगे। तो पर्यावरण के संदर्भ में ये जो आज का टॉपिक था, उम्मीद है आप सभी को चीज़ें महत्वपूर्ण लगी होंगी। पर्यावरण के संदर्भ में हम लोगों ने प्रकृति से संबंधित पर्यावरण को समझने का प्रयास किया। मानव उस पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कैसे कैसे धीरे धीरे मनुष्य की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं ने पर्यावरण को प्रभावित लगातार किया है। तो आज के समय की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो पर्यावरण और मानव के आकांक्षाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करना है, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण भी हो। पर्यावरण जैसी संकल्पना को बल देने से, पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों को बढ़ावा देने से हम लोग अपना ही जो जीवन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रख सकते हैं। तो इस संदर्भ में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो ओवरऑल ये आज का डिस्कशन था। आई होप आप सभी को वैल्यूएबल लगा होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो भी आपके फीडबैक होंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो भी हमारे सेशंस होंगे उनमें हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ अन्य आयामों को भी जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में विद्यालयम पॉडकास्ट में। आप सभी